अभिवादन। आज हम एक बेहद अहम संवैधानिक बदलाव और उससे जुड़े जो कानूनी दांवपेच हैं उसकी गहराई में जा रहे हैं। बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं 103वें संविधान संशोधन 2019 की। हाँ, वही जिसने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों मतलब ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण का रास्ता खोला। जी हाँ, और ये पहली बार था कि आरक्षण का आधार सिर्फ और सिर्फ आर्थिक रखा गया, जो कि संविधान की जो अब तक की व्याख्या थी उससे काफी अलग था। सही कहा। और इसी बदलाव को, जैसा कि अपेक्षित था, सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। तो हमारे सामने आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले के कुछ अंश हैं और हमारा मकसद है इस पूरे मामले की मुख्य बातों को समझना। बिल्कुल, तो शुरू करते हैं। ये 103वां संशोधन असल में करता क्या है? हाँ, बताइए जरा। इसने संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 में नए खंड जोड़े, 15(6) और 16(6). अच्छा। इससे राज्य को ये अधिकार मिला कि वो शिक्षण संस्थानों में और सरकारी नौकरियों में ईडब्ल्यूएस के लिए, मतलब आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% तक सीटें आरक्षित कर सके। और इसमें सबसे, अब कह सकते हैं, विवादास्पद बात क्या थी जिस पर सबसे ज्यादा बहस हुई? देखिए, सबसे अहम बात ये थी कि ये जो आरक्षण था, ये मौजूदा एससी, एसटी और ओबीसी आरक्षण के अलावा था। अच्छा, मतलब एडिशनल था ये। हाँ, एडिशनल। और इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण, इन वर्गों को, एससी, एसटी, ओबीसी को ईडब्ल्यूएस कोटे के दायरे से बाहर रखा गया था। ओह, अच्छा, तो मतलब ईडब्ल्यूएस में एससी, एसटी, ओबीसी शामिल नहीं थे? जी नहीं। और याचिकाकर्ताओं के तर्कों से भी यही साफ होता है कि सारा विवाद इसी बहिष्करण मतलब एक्सक्लूजन पर टिका हुआ था। तो फिर याचिकाकर्ताओं के मुख्य तर्क क्या-क्या थे? उन्होंने इसे क्यों चुनौती दी? उनका सबसे बड़ा दावा, जैसा आपने कहा, ये था कि ये संशोधन संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करता है। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। हाँ, वही। इसके लिए उन्होंने मोटे तौर पर 3 मुख्य तर्क दिए। हाँ। पहला, कि आरक्षण का आधार सिर्फ आर्थिक नहीं हो सकता। ऐतिहासिक रूप से ये सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ेपन को दूर करने का एक जरिया रहा है। ठीक है। दूसरा, एससी, एसटी, ओबीसी समुदायों को ईडब्ल्यूएस कोटे से बाहर रखना, ये भेदभावपूर्ण है, समानता के सिद्धांत के खिलाफ है। क्योंकि गरीबी तो इन वर्गों में भी है, शायद ज्यादा भी हो। बिल्कुल, उनका यही कहना था कि इन वर्गों में भी बड़े पैमाने पर गरीबी मौजूद है, तो उन्हें बाहर क्यों रखा गया? और तीसरा तर्क? वो 50% सीमा वाला। हाँ, तीसरा तर्क यही था कि इसने इंदिरा सानी मामले में जो 50% आरक्षण की सीमा तय की गई थी, उसका उल्लंघन किया है। तो ये तो हुए याचिकाकर्ताओं के तर्क। अब इसके जवाब में सरकार का क्या नजरिया था? उन्होंने कैसे बचाव किया इसका? सरकार का पक्ष था कि देखिए, आर्थिक आधार पर आरक्षण देना संविधान के नीति निदेशक तत्वों के हिसाब से है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स? जी, खासकर अनुच्छेद 46, जो कहता है कि राज्य कमजोर वर्गों के आर्थिक हितों को बढ़ावा देगा। तो ये आर्थिक न्याय को साधता है। अच्छा। और एससी, एसटी, ओबीसी का जो बहिष्करण है, वो इसलिए उचित है क्योंकि उन्हें पहले से आरक्षण का लाभ मिल रहा है। मतलब ये डबल बेनिफिट ना हो। हाँ, वो दोहरे लाभ से बचाने वाली बात। और रही बात 50% सीमा की, हाँ। तो सरकार का मानना था कि ये सीमा कोई पत्थर की लकीर नहीं है, खासकर तब जब संविधान में संशोधन करके बदलाव लाया जा रहा हो। अच्छा, तो ये तर्क वितर्क हुए। अब आते हैं सुप्रीम कोर्ट पर। फैसला तो बंटा हुआ आया 3.2 के बहुमत से। जी हाँ, काफी नजदीकी मामला था। तो बहुमत की राय क्या थी? जिन्होंने इसे सही ठहराया? बहुमत वाले न्यायाधीशों ने जस्टिस माहेश्वरी, त्रिवेदी और पारदीवाला थे। उन्होंने माना कि सिर्फ आर्थिक आधार पर आरक्षण देना संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन नहीं है। अच्छा, उन्होंने इसे कैसे देखा? उन्होंने इसे सामाजिक आरक्षण से अलग माना। कहा कि एक नई तरह की सकारात्मक कार्रवाई है, मतलब अफर्मेटिव एक्शन है। और एससी, एसटी, ओबीसी को बाहर रखना भी उनके हिसाब से मूल ढांचे के खिलाफ नहीं था। तर्क वही था कि वो पहले से आरक्षण पा रहे हैं और ईडब्ल्यूएस एक अलग वर्ग है। और 50% सीमा पर? उस पे कहा गया कि ये सीमा भी अपरिवर्तनीय नहीं है, संसद संशोधन के जरिए इसे पार कर सकती है अगर जरूरत हो तो कुल मिला के बहुमत ने संशोधन को संवैधानिक मान लिया, लेकिन 2 न्यायाधीशों की राय अलग थी। अल्पमत का क्या कहना था? हाँ, अल्पमत में थे तत्कालीन सीजेआई ललित और जस्टिस भट्ट। उन्होंने ये तो माना कि सिर्फ आर्थिक आधार पर आरक्षण देना अपने आप में शायद मूल ढांचे के विरुद्ध ना हो, लेकिन उनका मुख्य बिंदु था कि एसटी, एसटी, ओबीसी जैसे वर्ग जो ऐतिहासिक रूप से वंचित रहे हैं और आज भी जिनमें काफी गरीबी है, उनको इस आर्थिक आरक्षण से भी बाहर रखना। हाँ।
ये समानता के सिद्धांत का मतलब इक्वालिटी कोड का, जो कि मूल ढांचे का ही हिस्सा है, उसका गंभीर उल्लंघन है। तो उनका फोकस बहिष्करण पर ज्यादा था। बिल्कुल, उनका मानना था कि ये बहिष्करण सीधे सीधे भेदभाव है। आप सबसे गरीब लोगों में से कुछ को सिर्फ इसलिए बाहर कर रहे हैं क्योंकि वो सामाजिक रूप से भी वंचित रहे हैं। ये तो विरोधाभासी लगता है। जी, उनका तर्क था कि ये संविधान में जो समानता और बंधुत्व मतलब फ्रेटर्निटी के आदर्श हैं, उनके खिलाफ जाता है। आप सबसे जरूरतमंदों में से भी कुछ को लाभ से वंचित कर रहे हैं। तो अगर सार निकालें, बहुमत ने कानून को सही माना, लेकिन अल्पमत ने कहा कि सबसे वंचितों को इससे बाहर रखना समानता के मूल सिद्धांत पर ही चोट है। बिल्कुल सही। और ये फैसला दिखाता है कि आरक्षण और समानता, इन सिद्धांतों की व्याख्या कितनी जटिल हो सकती है, खासकर जब आप इसमें आर्थिक न्याय का पहलू जोड़ते हैं। हाँ, ये तो है। और यहीं से वो बड़ा सवाल उठता है कि क्या आरक्षण सिर्फ ऐतिहासिक नाइंसाफी का इलाज है या ये आज की गरीबी से लड़ने का भी एक हथियार बन सकता है? और अगर बन सकता है? हाँ, तो क्या इस प्रक्रिया में देश के सबसे गरीब और सामाजिक रूप से भी वंचित तबकों में से कुछ को बाहर रखना, क्या ये संवैधानिक नैतिकता के हिसाब से सही है? ये वाकई एक गहरा सोचने वाला सवाल है। इस चर्चा ने यकीनन इस अहम मुद्दे के कई पहलू सामने रखे हैं। जी, श्रोताओं के लिए भी इस पर विचार करने और शायद और जानने के लिए ये एक अच्छा पॉइंट है। Subscribe.